आज 26 जनवरी 2024 को भारत अपना 75वां रिपब्लिक डे गणतंत्र मना रहा है। ये 75वां साल आज इसकी डायमंड जुबली भी है, जब 19 जनवरी 1950 से 51 से ये हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। अब सवाल ये है कि गणतंत्र का क्या मतलब है। गणतंत्र का मतलब है, जो मैं समझता, गण मीन्स पब्लिक, एक इंसान, एक हर व्यक्ति गण है, तो गण का राज हो। गणतंत्र का मतलब ये है। मगर से कैसे हो गणतंत्र का राज? क्या 1952 जब पहली दफ़ा इलेक्शंस हुए लोकसभा के और राज्यसभा के, तो उस वक्त जो था, तब से हर 5 साल में इलेक्शन होते आए हैं लोकसभा के लिए, पार्लियामेंट के लिए, स्टेट असेंबली से। मगर क्या लोकतंत्र का मतलब, लोकशाही का मतलब, रिपब्लिक का मतलब 5 साल में एक दिन वोट डाल के पूरा हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। गणतंत्र का मतलब ये है कि लोग बाग गणतंत्र के, जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें के ऊपर लगातार निगाह रखें और उसमें सुधार करने की कोशिश करें। क्यों? कि वोट्स की जो राजनीति है, वोट बैंक की जो राजनीति है, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के ऊपर डिपेंड है। 550 पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्ट होते हैं चुनाव में, सब 2 नंबर के ब्लैक मनी के पैसे से होते हैं। और ये सब जो है अपनी अपनी पार्टी के नौकर हैं। जो पार्टी के बड़े लीडर हैं, वो जो है उसके मुखिया हैं। अब ये जो नौकर है, जो पार्टी इनको आदेश देगी वो करेंगे, नहीं देगी, जो नहीं मानेंगे तो उसको कम पार्टी से निकाल देंगे। और जब ये आदमी 550 आदमी लगभग लोकसभा में चुनाव जीत के आते हैं, वो सब भ्रष्टाचार के उस पर से जीत के आते हैं, ब्लैक मनी से, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बिजनेसमैन देते हैं, और उनको जो बैंकों से लोन लेते हैं, उसमें से 30% इनको नेताओं को दे देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को दे देते हैं, इलेक्शन फंड में दे देते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के थ्रू दे देते हैं, और बाकी सब जो है पैसा इधर उधर खुद बुट कर देते हैं। और जो बैंकों का पैसा जनता ने अपने विश्वास के अंदर बैंकों के पास जमा किया, वो पैसा डूब जाता है। इस तरह से ये लोकतंत्र चलता है। मगर सवाल ये कि एक दिन हमने वोट दे दिया, तो हमें लोकसभा की कार्रवाई पे, राज्यसभा की, पार्लियामेंट की कार्रवाई पे निगाह रखने की ज़रूरत है। मुझे याद आता है जब पीवी नरसिम्हा राव, जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल लाए थे लोकसभा में, और उसको जो था सेलेक्ट कमेटी, वो रेफर कर दिया पार्लियामेंट ने। सेलेक्ट कमेटी में मिस्टर पी उपेंद्र जो थे, जो आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के एमपी थे, वो उसके चेयरमैन थे। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल, मैंने भी अपनी सजेशन दिए कि क्या होना चाहिए। अब सवाल है, सजेशन देना मेरा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है कि अगर जो मैं पार्लियामेंट के ऊपर निगाह रखता हूँ, पार्लियामेंट के ऊपर निगाह रखने का साधन जो है, पार्लियामेंट जनता से सीधी बात नहीं होती, उससे इलेक्शन के टाइम होती, मगर उसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है डिपार्टमेंटल, उसकी सेलेक्ट कमेटी होती है। तो वो जब उनके सामने जाते हैं, नए बिल हो या मेजर अमेंडमेंट हो, कोई भी बिल, तो उनको जनता से, पब्लिक से सजेशंस ऑब्जेक्शन इन्वाइट करते हैं, और ये भी पूछते हैं क्या आप पर्सनली आके वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो मैंने जो था प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल में जो था अपने सजेशन दे दिए, और कहा हाँ मैं मुझवानी भी बताना चाहता हूँ, ओरली भी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मुझे जो था पार्लियामेंट की कमेटी ने बुलाया, मैंने अपनी बात उनके सामने रखी, मगर खैर वो बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ। इसी तरह से जो था, जो लोकपाल और लोकायुक्त बिल आया 2011 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके बाद जो थी पार्लियामेंट की जो सेलेक्ट कमेटी थी राज्यसभा की, उसने भी अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे के जनता से पूछा कि बताइए आपको कोई इस पर ऑब्जेक्शन सजेशन है, यदि है तो आप हमें राइटिंग में इस तारीख तक जो है कोई सजेशन दें। तो मैंने भी उस पर लोकपाल और लोकायुक्त के अंदर अपना सजेशन दे दिया। उसके बाद मुझे सेलेक्ट कमेटी ने बुलाया, इनवाइट किया, मैं बंगलौर से दिल्ली आया, सेलेक्ट कमेटी की मैंने मीटिंग अटेंड की।
और मैंने उनको सामने बात रखी। मैंने कहा आप जो है चाहे लोकसभा से जो बिल पास होके आया है, आप इसको कानून बनाते हैं तो ये एक भ्रष्टाचार का नया डिपार्टमेंट खोल लेगा। इससे भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला। और ऐसे ही जो है चाहे जो अन्ना हजारे जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने आप जो सजेशन है उनका जो बिल है, आप उसको बना कानून का शक्ल देते हैं तो उससे भी भ्रष्टाचार का एक और डिपार्टमेंट नया खुलेगा। कोई भ्रष्टाचार इस तरह ख़त्म नहीं होने वाला है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो लोकपाल को सेलेक्ट करेगा वो प्रधानमंत्री की मुखिया होगा और वो कमेटी करेगी। और प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री जो है जो लोकसभा में चुन के प्रतिनिधि आते हैं जनता के, वो ब्लैक मनी से, बेईमानी से, चोरी चकारी के पैसे से आते हैं और वो चोर जो है अपना एक मुखिया चुन चुन लेते हैं। तो ये तो ऐसी कहावत है, वो 40 चोर एक 40 चोर और क्या नाम है उसको उनका एक मुखिया। तो ये प्रधानमंत्री को और जो इलेक्टेड आदमी है इनको लोकपाल के सिलेक्शन से निकालना पड़ेगा। और लोकपाल जो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस होगा, फाइनेंशियली भी किसी तरह से सरकार पर डिपेंड नहीं होगा, सरकार का कोई मुलाजिम जो है उसके अंदर नहीं होगा। अगर जो आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो इसका रास्ता एक ही है। मगर जब सत्यव्रत चतुर्वेदी जो उस सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन थे, लंच के टाइम पे उन्होंने मुझे कहा अग्रवाल मैं निजी तौर पे आपकी बात से सहमत हूँ, मगर ये मुमकिन नहीं है कि हम जो है प्रधानमंत्री को, सरकार के मंत्रियों को लोकपाल के सिलेक्शन से अलग कर दें। मैं कहा अगर जो आप इसको अलग नहीं करेंगे तो लोकपाल ना स्ट्रांग हो सकता, ना ऑटोनॉमस हो सकता, ना सेल्फ फाइनेंस हो सकता। मैंने उसमें सजेशन दिए थे कि जो नेशन बिल्डर्स हैं वो लोकपाल का सिलेक्शन करेंगे। नेशन बिल्डर्स कौन है? जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, इंजीनियर्स के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या नाम प्रेसिडेंट है, ऐसे जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के प्रेसिडेंट है, ऐसे जो आदमी है इंडियन रोड कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। ये नेशन बिल्डर्स हैं। ये जो इलेक्टेड आदमी है तो सारे चोर हैं, ब्लैक मनी वाले। और उनका जो सरदार है प्रधानमंत्री है। ये तो अली बाबा 40 चोरों की जमात है। इससे भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और एक और डिपार्टमेंट खुलेगा। मेरा जब ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने थे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो मैं खुश था कि भाई इससे खत्म होगा ये पोल्यूशन। मगर वो एक भ्रष्टाचार का डिपार्टमेंट बन गया। ऐसे ही ये लोकपाल का और लोकायुक्त का जो डिपार्टमेंट है ये भी भ्रष्टाचार का बन जाए। अब ये 1913 से बन गए, लोकपाल बिल पास हो गया, कानून बन गया। आज तक कितने बेईमानों को पकड़ा है, कितने मंत्रियों को पकड़ा है, कितने प्रधानमंत्री। हाँ, पाकिस्तान में तो हुआ है। उन्होंने एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को करप्शन के मामले में फांसी टांग दिया। और जितने तकरीबन वहाँ पे लोकपाल लिए प्रधानमंत्री हुए उसको सबको करप्शन के मामले में जेल की सजा दी है। हिंदुस्तान में तो एक भी नहीं हुआ। क्या? और ये सब जो है एक दूसरे को चोर बताते हैं, भ्रष्टाचार बताते हैं। तो पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो इंडिया की जुडिशरी से फार फार बेटर है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। प्रधानमंत्रियों को, मंत्रियों को जेल भेजा है। हिंदुस्तान में तो हुआ ही नहीं है। अब आप उसका नमूना देख लीजिए। एक लोकायुक्त जो कर्नाटक का बनाया गया, वो चीफ मिनिस्टर जो इलेक्ट करते हैं, जिनको एमएलए ने इलेक्ट किया चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक आंध्र प्रदेश के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को लोकायुक्त बना दिया कर्नाटका। और पुलिस भी उसके अंडर में दे दी कुछ थोड़ी बहुत। अब क्या हुआ, उसका बेटा जो था रेड्डी, वो अपने बाप के साथ आ गया और उसने वहाँ पे अफसरों से कहा इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, सेक्रेटरी को, उस चीफ इंजीनियर को फ़ोन करो। और उनको कहा भाई तुम्हारे रेड पड़ने वाली है, छापा पड़ने वाला, आगे तुम मिलो। आके मिलने का मतलब ये कि पैसे दो, रिश्वत दे के जाओ हमें। तो वो जो था लोकायुक्त जो बनाया गया कर्नाटक का, जो चीफ जस्टिस था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का रिटायर्ड, उसका बेटा जो है अपने बाप के नाम से पैसे वसूल कर रहा था, रिश्वत इकट्ठी कर रहा। तो यही होना था। ये जो मैंने लोकपाल के कमेटी को, सेलेक्ट कमेटी को एक्सप्लेन किया था, वही हुआ। तो जनता का काम ये है सजेशन देना। सरकार नहीं सजेशन मानती है तो हाई कोर्ट में चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसके अंदर इंचों की अपील लगती है और वहाँ पे न्याय भी मिलता है। हाँ, टाइम तो लगता है। पाकिस्तान के तो ऐसे ही नहीं कि 2 महीने में क्या ना प्रधानमंत्री को जेल में भेज दिया। यहाँ तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत सारे कोर्टों का प्रोसेस है, लंबा चौड़ा है।
2-2, 3-3, 4-4 साल डेट नहीं लगती अब अपील फाइल होने के बाद। तो इसका ये है, तो लोकतंत्र का मतलब ये है, रिपब्लिक का लोकतंत्र का मतलब ये है कि हम जो है पार्लियामेंट की कमेटियों के थ्रू उस पर पार्लियामेंट की कार्रवाई पे नज़र रखें और उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। फिर जब पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है और उस पर भी जो है वो उसकी सेलेक्ट कमेटी को जाता है, स्टैंडिंग कमेटी को जाता है, वो भी जनता से सजेशन मानते हैं। तो एज ए नागरिक, एज ए वोटर, मेरा राइट है कि मैं अपना सजेशन, अपना ऑब्जेक्शन दूँ और बताऊँ उसमें क्या होना चाहिए। वो मेरी बात नहीं मानते तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुली हुई है। ऐसे ही जो है ये तीसरी जो पीढ़ी आती है, तीसरी जो स्टेज आती है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, नियमावली। जैसे कि दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक सुप्रीम कोर्ट ने दीवान दौलत राव वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी के एक जजमेंट दिया। रेंट कंट्रोल एक्ट 1956, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1956 के मामले में, कि जो लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट होगी उसका 10% जो है वो एनुअल रेंटल वैल्यू होगी। पहले उसमें 7% होती थी, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर 10% कर दिया। तो एमसीडी ने उसके मुताबिक जो थे सबको उसको लागू करने के लिए अपने रूल बना दिए सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। उसके लिए भी पब्लिक से सजेशन मांगने पड़ते हैं, ऑब्जेक्शन मांगने पड़ते हैं, उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं हो सकता, गजट नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। उन्होंने किया, मैंने भी अपने सजेशन दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, नहीं मानी, उनका ऑप्शन है। तो कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में मैंने भी इंटरवेंशन की एप्लीकेशन लगा दी, पिटीशन पर्सन, मेरी बात मानी गई। एक जो थे, अब वो 23 अक्टूबर 2023 को 23 को सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए। बाकी 1-1 लाख रुपए देने वाले वकीलों की एक बात नहीं मानी हाई कोर्ट ने। मैंने जो बात लिखी वो सब बातें मान ली हाई कोर्ट ने। अब उन्होंने कुछ जो सेक्शन थे उसके क्लॉजेज जो थे, रूल थी, तो कैश कर दिया, कुछों को टोन डाउन कर दिया। तो एमसीडी जो थे सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इसमें तो कमी नहीं है, ये जो जजमेंट है हाई कोर्ट का तो सही है। तो फिर उसके बाद जो है, जो 1957 का जो ये दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 था, उसमें दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में पास हुआ और यूनिट एरिया मेथड से उन्होंने सिंपल कर दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, पैसे पर स्क्वायर मीटर उसका कारपेट एरिया उसके हिसाब से लगेगा। तो लैंड का कॉस्ट जो है, लैंड की कॉस्ट और बिल्डिंग की कॉस्ट, उसको नापने के लिए इसके पास रजिस्टर्ड वैल्यू नहीं है एमसीडी के। एक क्लर्क को भेज दिया, उसका काम था रिश्वत इकट्ठा करना। तो ये इससे रिश्वतखोरी बहुत फैल जाती और पब्लिक परेशान होती। इसलिए मैं उसमें क्या है, अपने सजेशन भी दिए। और मेरा जो सेक्शन 34A(b) जो वेल्थ टैक्स एक्ट का है, जिसमें रजिस्टर्ड वैल्यूअर का है, आप उसको लगाइए, वो मोस्टली इंजीनियर्स हैं। ये अपर्टियन एक क्लर्क क्या करेगा, उसको इंस्पेक्टर बना के तुमने भेज दिया रिश्वत इकट्ठी करने के लिए। तो खैर वो नहीं हुआ। और जब उसके बाद फिर अमेंडमेंट एक्ट हुआ पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट से अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो पास जो था वो पूरे हिंदुस्तान पे लागू हो गया। तो यूनिट एरिया मेथड मेरे बेटे ने बंगलौर में एक विलामन फ्लैट परचेज किया। जब मैंने कहा बेटे के रूल ला के दिखा, तो उसमें ये रूल दिखा के दिए, जो दिल्ली वाले थे वही वहाँ पे बंगलौर में लागू थे। तो इससे हमने करप्शन ख़त्म करने की कोशिश की। तो यानी कि तीसरी स्टेज आ गई। पहली स्टेज आ गई कि हम पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी को अपनी सजेशन दें। उसके बाद दूसरी स्टेज आ गई जब एक्ट बनता है, लॉ बनता है। तीसरी आती है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन बनता है, जब रेगुलेशन बनते हैं और गजट नोटिफिकेशन होता है, तब वो जनता के ऊपर लागू होता है। कोई कानून जनता पे सीधा लागू नहीं होता है कि एक्ट पास कर दिया, जब तक उसका गजट नोटिफिकेशन ना हो। और गजट नोटिफिकेशन हो उसके बाद उसके रूल बनेगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मगर जनता को इसमें लगातार रोड बेस के बेस पे डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको चलाने वाले डेमोक्रेसी, वो ये प्रधानमंत्री और नहीं है, ये आईएएस है, ब्यूरोक्रेट्स है, जो कि सरकार चला। ये तो 5 साल के लिए आते चले जाते हैं अपना पैसा वैसा इकट्ठा करके। इनका काम तो यही है, इससे कोई देश का भलाई नहीं होता। ये नाम की डेमोक्रेसी है, असली डेमोक्रेसी और गणतंत्र का मतलब ये है, लोकतंत्र का मतलब कि नागरिक, सिटीजन हमेशा जागरूक रहे और उस पर सरकार के, पार्लियामेंट की कमेटियों पे और इंस्टीट्यूशंस में निगाह रखे।
उसको सुधारने की कोशिश करें। इसका लोकतंत्र का, गणतंत्र का मतलब ये है, ये नहीं परेड निकाल दी, वहाँ फौजियों को दिन निकाल लिया, हवाई जहाज निकाल दिया, फाइटर प्लेन लगा दिए, पुलिस की परेड निकाल दी और जनता को डराने गई है सलूट मारते कि तुमको ठीक करने के लिए मिलिट्री बैठी है, पुलिस बैठी हुई है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर में आराम से बैठिए। ये सरकार कागज पे चलती है, मुंह लफाजी पे नहीं चलती है। और सरकार चलाते हैं आईएएस, इनको क्या आता है इलेक्टेड आदमी को, कुछ नहीं जानते ही। वे पढ़े लिखे आदमी है सब, इलेक्ट होकर आते हैं जनता को भड़का के वोट लेके। इसलिए आज 26 जनवरी है, हम इस बात को फिर से दोहराएं कि जो सिटीजन है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। वी दी पीपुल ऑफ इंडिया, वी दी पीपुल अडॉप्ट रिजॉल्व दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, रिजॉल्व किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नहीं किया है, पीपल को नहीं किया है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमने किया है। और जब जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो हमारे एक सिटीजन के तौर पर, एक वोटर के तौर पर फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट का कोई भी कानून सब नहीं है, उसको वो रूल नहीं कर सकता। सिटीजन इज सुप्रीम, जो सिटीजन है वो सुप्रीम है। जो हमारा बच्चा है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा बाप नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बाप है, पिता है। और उसके 3 ऑर्गन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एक है ये लोकसभा, राज्यसभा, दूसरा उसका बच्चा है ये जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट, और तीसरा उसका बच्चा जो है ये एग्जीक्यूटिव है। तो यानी कि सिटीजन कौन हुआ? सिटीजन हुआ सुप्रीम कोर्ट का बाबा, सिटीजन हुआ पार्लियामेंट का बाबा, ग्रैंडफादर, सिटीजन हुआ इसका सबका ग्रैंडफादर, एग्जीक्यूटिव का ग्रैंडफादर। क्योंकि ये सब अपनी पावर से कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से ड्राइव करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को सिटीजन ने बनाया है। वो सिटीजन भी तभी बना जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, नहीं तो आज़ाद था। तो इसलिए उसको ये देखनी सोचती है कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रन सिटीजन के ठीक ठाक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो एक पिटीशन पर्सन अफेयर हो जाए, हाई कोर्ट में अफेयर हो, सुप्रीम कोर्ट में, इनको वकीलों की कोई जरूरत ही नहीं है। एज पिटीशन पर्सन आदमी हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट के अंदर अफेयर हो सकता है। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी एक दफ़ा गया, जब यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था, तो मैं पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने लॉ पढ़ा नहीं, तो मैं 3 दिन उनको बात समझाने की कोशिश करता रहा। उन्होंने मुझसे सवाल पूछे तो मुझे पता चला कि भाई मैं उनको ठीक से जवाब नहीं दे पाया जो देना चाहिए। मैं इंजीनियरिंग पॉइंट से जवाब दे रहा था। तो उन्होंने ये फैसला किया अप्रैल 88 में कि भाई इसमें डिसीजन नहीं हो सकता, आप नई रिट फाइल करो। फिर मैंने जो था, जब उन्होंने मुझे सवाल पूछे कानूनी, तो मैंने सारी लॉ की बुक्स परचेज की, एनवायरमेंट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, IPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, उनको पढ़ के मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा अपना, पोर्टेंट ऑफ हॉलोकॉस्ट। और जब दिल्ली में ITO पे गांधी पीस फाउंडेशन में मैंने लेक्चर दिया एक संडे को मीटिंग में, और ये सब न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर्स आए थे वहाँ, उन्होंने मंडे को सब अपने अखबार में छापा। तो उससे क्या है कि पब्लिक को पता चला कि ये पोल्यूशन से हमारी ज़िंदगी कम हो रही है, हमें उसका मुआवजा चाहिए। तो वो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी ने, जब वह फर्स्ट एनवायरनमेंट डे बना था 5 जून 89 को, तो मुझे उसमें लेक्चर देने के लिए बुलाया था। 3 आदमी और थे, 14 आदमी में था, और बाकी जो थे तीनों एडवोकेट थे, मैं एक अंगूठा छाप था। तो मैं जब वहाँ गया नेशनल उसमें अपनी भाषण कह के वापिस चला आया मैं। तो मैं कहा ये एनवायरनमेंट के मामले में जो जर्मनी में एसिड रेस हुई थी, वहाँ की कंडीशन, इंग्लैंड की कंडीशन और हिंदुस्तान की कंडीशन अलग है। जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसको हिंदुस्तान में लागू नहीं कर सकता, वो ठीक नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्रियल सिटी है कैलकाटा, एक उससे 1000 किलोमीटर दूर कानपुर है, उससे 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली तो छोटा सा इंडस्ट्रियल सिटी है नोएडा। उसके बाद ये मुंबई आ गया, मुंबई पूना बेल्ट आ गई, एक तमिलनाडु बेल्ट आ गई, कोयम्बतूर बेल्ट आ गई। तो इतना डिस्टेंस है एक जगह से दूसरे स्टेट तक।
पोल्यूशन जाते जाते दोनों जो मिलते हैं बहुत डाइल्यूट हो जाता है, इसलिए इतना हिंदुस्तान में फैक्ट्री है। जर्मनी में हर 100 किलोमीटर इंडस्ट्रियल टाउन है। तो वो हिंदुस्तान के ऊपर WHO की रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट लागू नहीं होती। ये बात मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी को समझाने की कोशिश की थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं नेशनल कंज्यूमर कमीशन में चला गया। तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन में मैंने कहा ये जो यमुना विहार हमारी कॉलोनी है, इसका प्लानिंग और डिजाइनिंग ठीक नहीं हुआ है, एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हुआ है। इससे नालों में जो है पानी सड़ रहा है, उससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, बदबू आ रही है, इससे पोल्यूशन हमारी ज़िंदगी कम हो रही है। तो हमें 1-1 लाख रुपए कंपनसेशन दो। अच्छा, अब जब मैं वहाँ गया नेशनल कमीशन में, तो उन्होंने कहा कि DDA कहता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हम तो DDA एक्ट से गवर्न होते हैं, हम कंज्यूमर एक्ट से गवर्न नहीं होते। दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहती है हम दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट से गवर्न होते हैं, हम कंज्यूमर एक्ट से गवर्न नहीं होते। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि हम तो रेगुलेटरी बॉडी हैं। मैंने कहा भाई तुमने क्या रेगुलेशन किया, क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन लिया, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का? कोई तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए आप तीनों जो है कंज्यूमर एक्ट में आते हो। मैंने कहा आपने एडवर्टाइज में दिया था ये कि अब प्लान कॉलोनी देंगे यमुना विहार, कहा क्या आपकी प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है, सब गलत काम किए आपने। उससे वाटर स्टैग्नेंट हो रहा है, गंदा पानी अनऑथराइज कॉलोनी आप जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन उसके अंदर मिला दिया, तो इससे सब पोल्यूशन हो रहा है। तो क्या हुआ कि मेरी पिटीशन जो थी उन्होंने एडमिट कर ली यमुना विहार B5 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की, जिसका मैं प्रेसिडेंट होता था उस जमाने में। जब उन्होंने एडमिट कर ली तो अब उसके बाद मुकदमा आगे चल रहा था। तो मगर उन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जाकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। अब स्टे ले लिया तो जो उसकी बेंच थी 5 जजेस की, नेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन की, उन्होंने कहा अभी अब स्टे वैकेट करेगी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद चलेंगे सुनवाई। मैंने कहा कब करेंगे? वो कहता है हमें नहीं पता। तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया पिटीशन पर्सन। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और स्टे वैकेट कर दिया। स्टे वैकेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, लेके फिर नेशनल कमीशन में आ गया। तो उन्होंने जब आ गया तो फिर आगे मुकदमा चला। 6.5 साल ये धक्के खाता रहा है पोल्यूशन के चक्कर में। और उसके बाद जो था उन्होंने अपना पार्टी से 3.5 करोड़ रुपया DDA से सब्सिडी को दे दिया कि आप इनको ठीक कीजिए सिस्टम को, मगर वो भी पैसे खा गए। तो कोई यानी पोल्यूशन से सुधार नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस हल्ला मचाते हैं पोल्यूशन हो गया। अरे भाई जब मैं आया था सिटीन आपके सामने, आप इन पे 1-1 लाख रुपए सिटीन को दिलवा देते तो उसी दिन पोल्यूशन ख़त्म हो गया होता। आज जो है ये पोल्यूशन तभी ख़त्म हो जाता अगर जो इन्होंने जनता को, अब जो सिटीजन्स है जो पोल्यूशन से जिनकी लाइफ कम हो रही है, अब तुम कलप रहे हो कि इतना IQ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई जब तो आपके सामने एक सिटीजन आया था कि मैं पोल्यूशन से परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी कम हो रही, तो मान लेते उस बात को। नहीं माना, अब सब भुगत रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी भुगत रहे हैं, नेशनल कम्युनिटी DDA वाले भी भुगत रहे हैं, MCD वाले भी भुगत रहे हैं। तो ये हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। गणतंत्र का मतलब, रिपब्लिक डे का मतलब ये है कि जनता सुप्रीम है, एग्जीक्यूटिव की, पार्लियामेंट की भी और जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट की भी। हमें अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए। 24 घंटे साल के 365 दिन जागरूक रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये डेमोक्रेसी, इसका मतलब रिपब्लिक। तो इस तरह से ऐसी दिल्ली हाई कोर्ट का हुआ था, उन्होंने ये इसका जो प्रॉपर्टी टैक्स का लॉ था उन्होंने बना दिया दीवान दौलत राम और NDMC के बेस पे। तो सबको नोटिस इशू कर दिए टैक्स बढ़ाने के लिए। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, तुम्हारे पास तो वैल्यूअर ही नहीं है। 135 में सेक्शन में दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में कि कमीशन में अप्लाई कॉम्पिटेंट वैल्यूअर। वो कॉम्पिटेंट कौन है? हु इज क्वालिफाइड? जो उसको चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स ने लाइसेंस दिया हुआ है रजिस्टर्ड वैल्यू का अंडर सेक्शन 34AB ऑफ द वेल्थ टैक्स एक्ट, वो है वैल्यूअर। उसे कराओ वैल्यूएशन। वो पूरे दिन के अंदर एक वैल्यूएशन नहीं करके देगा। ये एक अपर लेवल क्लर्क भेज दिया तुमने, इंस्पेक्टर बना गया, वो दिन में 20 वैल्यूएशन करता है और पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है, ब्राइब इकट्ठी करता है। तो इससे तो मगर क्या हुआ है कि जब ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने मेरी बात मानी और उसको कुछ क्लाउजेज स्ट्रक डाउन कर दी थी
कुछ को टोन डाउन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक है, कोई कमी नहीं है इसके अंदर, कोई डिफिशियंसी नहीं है। उसके बाद फिर पार्लियामेंट ने नया एक्ट पास किया। तो ये नहीं, मैंने चालू किया है नीचे से। पहले इसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सजेशन दिए, जब उन्होंने सजेशन मांगी, उन्होंने नहीं माने, हाई कोर्ट में चले गए, दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप जो थी ये कि ये पार्लियामेंट कमेंट करना पड़ा। तो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल आफ्टर वोट लेना है। इन चोरों को भी वोट चाहिए, बेचारे अली बाबा 40 चोर 70,000 है प्रधानमंत्री, किसी भी पार्टी का हो, सबका एक ही हाल है, इनको कुछ नहीं आता जाता। मगर जनता जो है, जो कि भुगतती है जमीन के ऊपर खड़े होकर रोजाना भ्रष्टाचार देखती है, उसकी ये ड्यूटी है कि अच्छी सरकार हमें मिले, अच्छा प्रशासन हमें मिले, अच्छी एग्जीक्यूटिव हमें मिले, अच्छी जुडिशरी मिले। उसके लिए हमें जो है जागरूक रहना पड़ेगा, हर सिटीजन को जागरूक रखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी सुनवाई के लिए वो तो हमेशा तैयार होने की ड्यूटी यही है, और इंसाफ देते हैं। जो हमें इंसाफ सरकार से नहीं मिल पाता, जो ये ब्यूरोक्रेट से नहीं मिल पाता, उस कोर्ट से मिलता है। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लगातार हम उसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में उनमें हिस्सादारी रखें, पार्टिसिपेट करें उसके अंदर। डेमोक्रेसी का मतलब ये है, लोकतंत्र का मतलब ये है, गणतंत्र का मतलब ये है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अगर जो नागरिक सोता रहेगा तो फिर खुदा मालिक उसका, भगवान जाने क्या होगा। मगर सब आदमी नहीं सोते रहते हैं, ज़्यादातर आदमी जागरूक होते हैं। मुझ जैसे बहुत से आदमी हैं जिन्होंने, मैं 4 दफ़े हिंदुस्तान का कानून बदल चुका, ये साबित कर दिया है कि कंज्यूमर एक्ट में ये दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे हिंदुस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, डेवलपमेंट एजेंसीज और म्यूनसिपल एजेंसी, ये सब कंज्यूमर एक्ट के लागू होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से साबित हो गया। जब मैं गया था, डीडी ने इससे दिया था, जब कंज्यूमर एक्ट से लागू, इनके ठीक है कानून है, इनके अपने अपने बने हुए, इनको रेगुलेट करने के लिए। मगर ये भी कानून है कि जो मैं कंज्यूमर हूँ, इनकी गलत चीज़ों को मैं भुगत रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसी जब पार्लियामेंट कानून बनाती है तो उसमें भी हम अपने सजेशन दें, जब मांगे जाते हैं उनको मांगने पड़ते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट जो है अपनी कमेटीज़ के थ्रू जनता से इंटरेक्ट करती है, और जनता भी उन पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू पार्लियामेंट से इंटरेक्ट करती है, उनसे समझ जोड़ती है। और जब वो स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है पार्लियामेंट को, तो गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट उस पर विचार करके जो है जो बिल लाती है उसमें सुधार करती है। ये बात दूसरे सब नहीं करते, थोड़े करते, करते जरूर है सुधार, ये मैं देखा, जो मेजर चीज़ होती है। अगर जो पार्लियामेंट नहीं करती है तो वो उसके लिए हमारे पास क्या अदालतों का रास्ता खुला हुआ है। ये है लोकतंत्र का मतलब, ये है गणतंत्र। गण मीन्स गण, इंडिविजुअल आदमी, इंसान। लोकतंत्र का मतलब, लोकशाही का मतलब है कि हम सब मिलके, गण मीन्स एक, लोक मीन्स एक बहुत सारे आदमी। तो गणतंत्र, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे 1947 का, अगस्त का, 15 अगस्त का, ये सब जो है जनता की सुपरमेसी और विल पावर के गुलाम है। इसलिए हर जनता के आदमी को ये उसका फर्ज है कि जागरूक रहे और डेमोक्रेसी इश्यूज में पार्टिसिपेट करे, तो ही हिंदुस्तान का भला होगा, इंडिया का भला होगा, जनता का भला होगा। और उसने किसी पे एहसान नहीं करना, उसने अपनी एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है एज ए सिटीजन उसको निभाना है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है कि जो सिटीजन है वो उसकी सुपरमेसी है पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के ऊपर है, एक वोटर की सुपरमेसी, सिटीजन की सुपरमेसी। तो हमारा सिटीजन इज सुप्रीम, ही इज मच अबव सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट इंडिया, ऑल ब्यूरोक्रेट्स। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए और हम इसके हिसाब से चले तो फिर मैं समझता हूँ सुधार होने में टाइम लगता है, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, मगर हमें सिटीजन के तौर पे ये सब करना चाहिए। और जैसे मैं कर रहा हूँ बाकी सब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।